दर्शिका और मैं हूं शीतल राजपूत। 2014 का महारण। उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्यों में से एक। देश की संसद में कुल 80 सांसद उत्तर प्रदेश भेजता है और इसीलिए तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ का हर आम और खास। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लखनऊ के सिटिंग एमपी यानी मौजूदा सांसद लालजी टंडन। प्रणाम। ये चौथा पोडियम जो आप देख रहे हैं जो खाली है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता को आना था, नकुल दुबे को, जिन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने आने से मना कर दिया, वो यहाँ नहीं आए। हम अपनी बहस शुरू करते हैं। सबसे पहले टंडन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल, आपने वाजपेयी जी की विरासत को आगे बढ़ाया। 5 बार वाजपेयी जी, अटल जी यहां से चुनकर आए, ये उनकी विरासत मानी जाती है ये सीट जो है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि आपको त्याग देना होगा। आपने कहा है कि आप नरेंद्र मोदी के लिए त्याग देने को तैयार हैं, लेकिन किसी और के लिए नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं यहाँ पर कोई स्पष्टीकरण देने नहीं आया हूँ। इसलिए बेहतर है कि इस तरह के प्रश्न जो हैं वो आप ना पूछें तो अच्छा है। जो देश और प्रदेश की राजनीति चल रही है उसके ऊपर अगर चर्चा करना है तो मेरा कोई यहाँ पर रुचि है, अन्यथा इन बातों में मुझे कोई रुचि है नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ने योग्य है और उन्हें लड़ना चाहिए यहीं से चुनाव? मैंने कह दिया कि ये काम पार्टी का है तय करने का, जो वो तय करेगी करेगी। चलिए रीता जी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, दोनों में से किसे आप ज्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी मानती है? पिछली बार आप इस सीट से हारी थी, लेकिन आपने एक अच्छा मुकाबला दिया था, कंपटीशन दिया था बीजेपी को। देखिए, पहले तो मैं आपके शीर्षक से सहमत नहीं हूँ। इस देश में जनतंत्र है और एक बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस देश में 5 साल के लिए सरकार बनने जा रही है और हमारा जनतंत्र कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि मात्र व्यक्तियों पर हम चर्चा करें और व्यक्तियों पर आप हमसे चर्चा करवाएं। हम बात करेंगे पार्टी की, हम बात करेंगे सरकारों की, हम बात करेंगे काम करने के तरीकों की, और इस बात पर हम चर्चा करने को तैयार है। लखनऊ के बारे में आप बात करना चाहती हैं? बिल्कुल करेंगे। ये राजधानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिग्गज नेता हैं हर पार्टी में, तो दूसरे प्रदेश के नेताओं को क्यों आना चाहिए उत्तर प्रदेश में? और अगर आना चाहें तो वेलकम है, उनको जवाब मिलेगा। टंडन जी, उत्तर प्रदेश में बहुत दिग्गज नेता है, बाहर के नेताओं को आने की क्या जरूरत है यहाँ पर? रीता जी का सवाल है ये, हम नहीं कर रहे। मैं पैदा इलाहाबाद में हुई हूँ। मैं पैदा मैं यूपी की नागरिक हूँ। मैं यूपी की नागरिक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं। मैं तो उम्मीद ही कर रही हूँ आपसे। मैं तो आपसे उम्मीद करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए रीता जी, मैं एक बात कहूंगी, अगर आप इस तरह का फोरम रखती हैं तो या तो सब राजनीतिक पार्टियों को कई कार्यकर्ता लेकर आओ। मैं बता सकती हूँ कि जितने बैठे हैं सब पदाधिकारी हैं उस पार्टी के, ये सब उस पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमने आपको सुन लिया, क्या हम टंडन जी को सुन लें? क्या मालूम है टंडन जी, रीता जी ने जो बात की, बहुत बड़ी बात कही है, इस पर आपका जवाब चाहिए। हाँ, इस पर आपका जवाब चाहिए। रीता जी ने जो कहा कि ये प्रदेश दिग्गज नेताओं का प्रदेश है, बाहर से नेताओं को आने की क्या जरूरत है? देखिए ये चुनाव देश की संसद के लिए हो रहा है जी। तो इस देश में किसी क्षेत्र में अभी कोई रहने वाला हो, उसे कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आपने भी कहा ये, तो फिर उनके लिए सुरक्षित जगह क्यों ढूंढी जा रही है, खोजी जा रही है?
लखनऊ या वाराणसी? ये गलत है। नरेंद्र मोदी की आज देश में हर जगह मांग है कि वो कहीं से भी लड़ें। हाँ, जनता उनके साथ है और इसलिए चूंकि वो गुजारते रहते हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहते हैं तो इसमें क्या परेशानी है? नरेंद्र मोदी कहीं से भी लड़े, देश की जनता चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक सेकेंड, आपने मुझे ये तो नहीं कहा था कि ये चर्चा आप एक व्यक्ति विशेष पे नहीं, नहीं, व्यक्ति विशेष आपने आपने शुरू ही किया। नहीं, आपने मैडम शुरू ही इस बात से किया। आपसे नहीं, आपने फिर मुझसे आपका सवाल आप रिपीट करिए। मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, मैं हर सवाल को ठीक से सुनती हूँ। चलिए आप जवाब दीजिए। आप देखिए, सुनिए बात, आप मुझसे आप अब सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। आप सवाल पूछिए। इनका जो उत्तर था कि नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से ये से देश में कोई भी कहीं से जाके चुनाव लड़ सकता है, परंतु मेरा आपसे कहना है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। एक व्यक्ति पे वो नहीं जाता है। राहुल गांधी नहीं, राहुल जी हमने गांधी का चेहरा लेकर आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कभी भी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, सिवाय एक बार जब हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को घोषित किया। और आप अटकलें लगाइए, हमारे नेता हैं, हमें लीड कर रहे हैं, वो बात अलग है, पर हम कभी ये नहीं कहते कि इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दो। पर ये लोग तो कहते हैं इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दो। प्रधानमंत्री नहीं, सरकार बनाने के लिए वोट दो। सरकार हमारी पार्टी की बनाओ, ये बोलना चाहिए। राजेंद्र जी, व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? ये तो राहुल गांधी और मोदी वर्सेस बन के रह गया है। आपकी पार्टी कहाँ है? चुनाव विचारधारा का है और आपने दो व्यक्तियों के चित्र लगाए हैं यहाँ, और इन दोनों में से कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। इसमें तो किसी को कोई अवसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी की जो हालत है देश भर में, वो सब परिचित है। इसीलिए आप अमेठी रायबरेली और इसीलिए और वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, और इस बात से इसका कोई संबंध ही नहीं है। इस बात से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी कहाँ छोड़ दिया, कहाँ नॉमिनेशन हुआ है, कहाँ चुनाव हुआ है, कहाँ नॉमिनेशन हुआ है? अभी मैंने कहा विचारधारा के आधार पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इस देश में राजनीतिक दिशा क्या होगी, इस पर निर्भर करता है कि देश की जनता किस विचारधारा के साथ जाना चाहती है। हर राजनीतिक दल की अलग अलग विचारधारा है और जनता और विशेष तौर पर यहाँ जो नौजवान है या देश भर में जो नौजवान है वो विचारधाराओं से परिचित हैं, और विचारधारा के आधार पर अगर राजनीति होगी तो उसकी दिशा भी ठीक होगी। मैं ऑडियंस से रिएक्शन लेना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे साथ युवा आपके पास आएंगे, युवा बैठे हैं कुछ। इन सभी दिग्गज नेताओं का कहना है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, कि ये विचारधारा के लिए चुनाव है, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। राहुल वर्सेस मोदी कहना गलत है। आप एज ए युवा इसको मान रहे हैं? मैं जहां तक मेरा विचार है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स के रूप में उभर रहे हैं जो विकास पुरुष के नाम से लोग उनको जानते हैं। जहां तक हम लोगों ने पूछा, आप ये मान रहे कि ये शख्सियत विशेष का चुनाव है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, या विचारधाराओं का चुनाव है? विचारधाराओं का भी चुनाव है और शख्सियत का भी चुनाव है, क्योंकि पूरी पब्लिक, पूरा देश, मैं स्टूडेंट हूं और मैं नहीं मानता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानता, लेकिन स्पेशली नरेंद्र मोदी को लेकर ये चुनाव हो रहा है। यहाँ पे बहुत उत्साहित है जनता और हमारे नेता भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और तमाम यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे और दिग्गज नेताओं से भी। आप देखते रहिए किस्सा कुर्सी का सीधा लखनऊ से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधे लाइव। हमारे साथ तमाम उत्तर प्रदेश की जनता मौजूद है। रीता जी, ब्रेक से पर जाने से पहले आपने कहा था कि ये चुनाव व्यक्ति विशेष का नहीं है, विचारधारा का है। हालांकि जनता से इसके विरोध में आवाजें उठी, उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष का चुनाव है ये। लेकिन आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? तमाम पोल सर्वेस हम देखें, पिछले चुनाव में आपने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इस बार बीजेपी वर्सेस एसपी बीएसपी नजर आता है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। देखिए, पहले तो मैं उस युवा की बात का जरूर उत्तर दूंगी। आईटी का रेवोल्यूशन हुआ है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में उसको करने का जो पूरा श्रेय है वो राजीव गांधी जी के
को जाता है। मैं चाहूंगी, मैं उनसे कहूंगी गूगल कर लें एक बार। उन्होंने कहा विकास पुरुष के रूप में, ये गूगल कर लें और एक दिन इसी पर चर्चा करा दीजिए। जिस शख्स का गुजरात मॉडल अपने आप फेक है, वो गुजरात मॉडल जहां 7 करोड़ जनता में 7.5 लाख लोग, 14% लोग युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार पंजीकृत है। आप कह रहे हैं युवा उसमें रोजगार पाने वाला है। अपना प्रदेश में तो रोजगार दे नहीं पाए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपकी पार्टी का ये एक बड़ा बुलबुला बनाया गया है। उस बुलबुले में बेचारे हमारे युवा फंसे हुए हैं। हम करेंगे ना इसका बंडाफोड़। नहीं तो फंसा है तो आपने नहीं दिया होगा कोई अल्टरनेटिव। आप कांग्रेस नहीं दिया होगा अल्टरनेटिव। आप कांग्रेस पे हम कहाँ खड़े हैं? देखिए हम खड़े वहां हैं जहां शिक्षा का अधिकार कानून दिया गया। हम वहां खड़े हैं जहां पर मनरेगा दिया गया। हम वहां खड़े हैं जब स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिया गया, आरटीआई दी गई, लोकपाल दिया गया। एक नहीं, इस देश को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए एक नहीं दर्जनों कार्यक्रम दिए गए। इसलिए आप कुछ भी करिए, आपके मनरेगा नहीं है, मनरेगा नहीं है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नहीं है, 1200 एम्बुलेंस नहीं चल रहे, 27 लाख। तो इसलिए आप कुछ भी करिए, आपके मनरेगा नहीं है, मनरेगा नहीं है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा नहीं है, 1200 एम्बुलेंस नहीं चल रहे, 27 लाख आंगनबाड़ी नहीं चल रही, 30 लाख से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा जनता से घोटालों की बात हमारी आशा कार्यकर्ती काम नहीं कर रही। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे आईटी इंडस्ट्री में नहीं है। ऐसी बात आप कर रहे हो, बात वो करिए जो समझ में आए। ठीक है टंडन जी से इसका जवाब लेते हैं। अब वोट आप दीजिए ना दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि काम नहीं हुआ। आप पहले से नकारात्मक सोच लेकर बैठी हैं, वोट दीजिए ना दीजिए, मान चुकी हैं आप, ऐसा लगता है। टंडन जी देखिए, मुझे हंसी आती है कि इस देश में पहला मोबाइल या पहला कंप्यूटर जो बना होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बना। इसलिए उस जमाने के मत ले जाइए जो नहीं है उनके बारे में भी हमें कुछ कहना पड़े। लेकिन एक वो थे कि जिन्होंने यहां पर ये क्रांति की बुनियाद डाली और आज हर एक पास मोबाइल है। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति अटल बिहारी वाजपेयी। आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। चलिए आपके पास आएंगे। लैपटॉप, सारे विकास का श्रेय कांग्रेस और बीजेपी ले रही है। मुझे आवाज भी नहीं आ रही है। सारे विकास का श्रेय कांग्रेस और बीजेपी ले रही है। आपके लैपटॉप का क्या हुआ? अरे रुको भाई, चलो आवाज तो आ जाए। बैठिए। सारे विकास का श्रेय कांग्रेस और बीजेपी ले रही है। वो कह रही है राजीव गांधी ने इंटरनेट और सारा कंप्यूटर शुरू किया, बड़े का मोबाइल। तो आपके लैपटॉप क्या हुए? आपके लैपटॉप क्या हुए? ये तो इसी का जवाब ये देंगे। आपके लैपटॉप क्या हुए? लैपटॉप मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इस बार चुनाव में आपने ये बुक्स भी उतारी है। देंगे कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी की चलिए हम जनता के पास आएंगे। जी, आप माइनॉरिटी वोट बैंक से संबंध रखते हैं। और लखनऊ में विशेषतः ये मुसलमान जो है वो बीजेपी वाजपेयी जी को वोट देता है था, लालजी टंडन को भी दिया है। अब अगर यहाँ से नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, राजनाथ सिंह खड़े होते हैं बीजेपी, तो आपका क्या मानना है इन सब पार्टियों के दाव? माननीय मोदी जी कांग्रेस में है, कांग्रेस का कैंप है। मछली मारने में 400 करोड़ तमाम दावे कर रहे हैं विकास के, प्रगति के। देखिए चलो बेटा, इतने सालों में लालजी टंडन ने क्या किया? लालजी टंडन ने अब तक क्या किया? कुछ किया? 2-2.5 साल के अंदर में रीता बहुगुणा जी बहुत कुछ किया। मैं उसको मानता हूँ और रीता बहुगुणा जी को मैं दूंगा और मैं कैंट कर रहने वाला हूँ। जी हाँ, आएंगे। टंडन जी, जनता में वो सज्जन बैठे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 साल में टंडन जी ने क्या किया। वो शख्स वहां बैठे चश्मे में।
ये लखनऊ की जनता से पूछिए कि मैंने क्या किया। लखनऊ के ही है। राहुल 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 या भी आएंगे। जी, बात पूरी कीजिए। बात पूरी कीजिए। प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आपके पास में आऊंगी। जी, नहीं, आप लोगों को देखिए बोलने देना चाहिए। अगर पैनल है तो सुनिए, पैनल की बात। नेता को तो बोलने दीजिए। आप बोलिए टंडन जी। पैनल की बात सुनिए। अगर आप कोई सार्थक बात करना चाहते हैं तो जो एक प्रश्न आता है उसका जवाब देने का अवसर दें। रीता जी ने कहा कि यहां पर तमाम चीजें जो हुई हैं वो उस काल में हुई हैं जब राजीव गांधी का या मनमोहन जी के समय में, उसमें उन्होंने गिनाया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति अटल जी के जमाने में हुई, ये सब जानते हैं। लेकिन उसका अगर उसका आधा घंटा तो हो गया होगा ना, सही स्वरूप देखना है तो 2G स्पेक्ट्रम में जो 1,80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर उसके उत्तर देने का मुझे अवसर नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। जनता सवाल पूछ रही है, उसका जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ। उन भाई साहब ने वहाँ से पूछा है कि लालजी टंडन साहब ने 5 साल में क्या किया, हम बीजेपी को दोबारा वोट क्यों दें? वो भाई साहब ने जी सबको मालूम है आज लखनऊ का जो इतना बड़ा स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत भी अटल जी बिहारी वाजपेयी के समय में हुई। सुनिए, ऐसे इसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने किया है, मैंने दिया है। चलिए मैं आपके पास आ रही हूं। आज लखनऊ में जो काम आपको दिख रहा है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए। आज मेट्रो का शिलान्यास हो गया। ये सांसद रहे, इन्होंने क्या किया? अटल जी प्रधानमंत्री रहे, बीमार मैं नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने इस लखनऊ के लिए क्या किया? इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने और नेताजी ने लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं आज किसानों को फ्री मुफ्त में पानी मिला। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। आज शहरों में जो भी विकास दिख रहा है सब जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन JNNURM का दिख रहा है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए हर जिले को दिए गए हैं। तो आप ये मत कहिए सरकार आपकी है, लेकिन पैसा केंद्र सरकार का है। मेरे बेटा, पैसा केंद्र सरकार का है। JNNURM। रीता जी से क्वेश्चन है कि आजादी के पहले देश के अंदर मुसलमानों की नौकरियों में भागीदारी 32 से 34% थी। कांग्रेस इतने सालों से राज कर रही है, आज किसी भी उसमें देख लिए 4 से 5%। अखिलेश जी ने और नेताजी ने 18 से। अरे भाई, मुजफ्फरनगर करने के बाद आप बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जोश में है। एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन फिलहाल खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क में एक ब्लास्ट हुआ है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इसी खबर पर।